हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्लानर अध्यावार सॉल्व पेपर्स। इसमें आपकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। ये आज की आपकी 4th क्लास है। ये क्लास आपकी यूपी और अदर स्टेट में जो भी आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें आपके जो सबसे पहले जो आपके सिलेबस में था, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका फार्माकोलॉजी है, तो उसी से संबंधित अपनी क्लास चल रही थी। तो उसमें आज की क्लास है, ये जो टॉपिक है वो आपका जनरल फार्माकोलॉजी फर्स्ट से था। इसमें आपके 61 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज जो आपका क्वेश्चन है वो सबसे पहले है, निम्नलिखित सभी खराब जैव उपलब्धता के कारण हो सकते हैं एक को छोड़कर। तो आपका उच्च फर्स्ट पास, मेटाबॉलिज्म, खराब घुलनशील दवा, टैबलेट का खराब विघटन, ये सभी। लेकिन आपका एंटी रोहिपेटिक साइक्लिंग इसको छोड़कर खराब जैव उपलब्धता के कारण हो सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। जैव उपलब्धता से तात्पर्य है कि दवा कितनी मात्रा में और कितनी तेजी से शरीर में अवशोषित होकर अपनी क्रिया स्थल तक पहुंचती है। खराब जैव उपलब्धता का अवशोषण नहीं हो पाता। एंटर एंटीरोहिपेटिक साइक्लिंग खराब जैव उपलब्धता का कारण नहीं है, बल्कि दवा को शरीर में लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित शरीर में दवा के रासायनिक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? तो इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ये आपका CGHS फार्मासिस्ट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक नई रासायनिक प्रजाति के लिए दवा का एंजाइमेटिक रूपांतरण है। नई दवा उत्पाद आमतौर पर एक कम सक्रिय यौगिक होता है जो शरीर से अधिक आसानी से समाप्त हो जाता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दवा जो दूसरी दवा की गतिविधि को कम करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एंटागोनिस्ट कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक प्रकार का रिसेप्टर लिगेंड या दवा है जो एगोनिस्ट की तरह से सक्रिय करने के बजाय एक रिसेप्टर को बांधकर और अवरुद्ध करके जैविक प्रतिक्रिया को अवरुद्ध या कम करता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की सपोजिटरी को पेस्ट्री कहा जाता है? तो ये एयोनी को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जो जीवित प्रणाली के साथ बहिर्जात रूप से प्रशासित रासायनिक अणुओं की परस्पर क्रिया से संबंधित है वह है। तो वह औषध विज्ञान है, यानी कि फार्माकोलॉजी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वह विज्ञान जो जीवित प्रणाली के साथ बहिर्जात रूप से प्रशासित रासायनिक औषधि विज्ञान अणुओं की परस्पर क्रिया से संबंधित है, औषध विज्ञान है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से निर्धारित प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया है। तो ये विचित्रता है, यानी कि इडियोसिंक्रेसी है। डी ऑप्शन सही है। इडियोसिंक्रेसी एक आनुवांशिक रूप से निर्धारित प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया है। आनुवांशिक कारक दवा प्रतिक्रिया में अंतर व्यक्तिगत भिन्नता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फार्माकोडायनेमिक आधार वाले अपेक्षाकृत कुछ प्रतिकूल दवा प्रभाव ज्ञात हैं और सबसे अच्छी तरह से विशेषता वाले इनहेरिटेड लक्षण दवा मेटाबॉलिज्म के आनुवांशिक बहुरूपता का रूप ले लेते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दवा की लोडिंग खुराक लोडिंग खुराक द्वारा शासित होती है किसी दवा की। तो इसमें आपका पहला कथन है वितरण की मात्रा, अर्ध जीवन और निकासी दर। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो केवल आपका पहला सही है। ए ऑप्शन आपका सही है, वितरण की मात्रा। लोडिंग खुराक एक कम रखरखाव खुराक पर जाने से पहले उपचार के एक कोर्स की शुरुआत में दी जाने वाली दवा की एक प्रारंभिक उच्च खुराक है। किसी दवा की लोडिंग खुराक वितरण की मात्रा द्वारा प्रशासित होती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या शामिल है? तो इसमें जीव में दवाओं का वितरण शामिल है। ये आपका DSSB फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
फार्माकोकाइनेटिक्स को वर्तमान में दवा के अवशोषण, वितरण, मेटाबॉलिज्म और उत्सर्जन के समय के पाठ्यक्रम के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। नैदानिक फार्माकोकाइनेटिक्स एक व्यक्तिगत रोगी में दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी चिकित्सीय प्रबंधन के लिए फार्माकोकाइनेटिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उपलब्धता शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंचने वाली अपरिवर्तित दवा का अंश। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। जैव उपलब्धता को प्रशासित खुराक के उस अंश के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंचता है। तो आपका इसमें डी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दवा या संबंधित दवा के पूर्व संपर्क के परिणाम स्वरूप उस दवा के औषधि प्रभाव के प्रति कम प्रतिक्रिया की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को ड्रग टॉलरेंस कहा जाता है, यानी कि दवा सहिष्णुता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ड्रग टॉलरेंस एक फार्माकोलॉजी अवधारणा है जो विषयों द्वारा बार बार उपयोग के बाद दवा के प्रति कम प्रतिक्रिया का वर्णन करती है। खुराक बढ़ाने से दवा के प्रभाव को फिर से बढ़ाया जा सकता है, हालांकि असहिष्णुता को तेज कर सकता है जिससे दवा के प्रभाव और भी कम हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल दवाएं प्रतिक्रियाएं क्या हैं? तो ये है दवाओं का हानिकारक और अनपेक्षित प्रभाव जो सामान्य खुराक पर होता है। ये है ए ऑप्शन सही है। प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया दवाओं के हानिकारक और अनपेक्षित प्रभाव होते हैं जो सामान्य खुराक पर होते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई दवा सामान्य अनुशंसित मात्रा में ली जाती है तब भी यह अवांछित या हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। ये प्रभाव दवा की एक खुराक के बाद लंबे समय तक सेवन के बाद 2 या 2 से अधिक दवाओं के एक साथ लेने के कारण हो सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ही दवा के 2 या 2 से अधिक खुराक रूपों में दवा की समान लेवल वाली मात्राएं होती हैं तो वो क्या है? तो वो रासायनिक समकक्ष हैं, केमिकल इक्विवेलेंट होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका केरला पीएससी फार्मासिस्ट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि एक ही दवा के 2 या 2 से अधिक खुराक रूपों के दवा की समान लेवल वाली मात्राएं होती हैं तो वे रासायनिक समकक्ष होते हैं। रासायनिक समतुल्यता इंगित करती है कि दवा उत्पादों में समान मात्रा में समान सक्रिय यौगिक होते हैं और वर्तमान आधिकारिक मानकों को पूरा करते हैं, और दवा उत्पाद में निष्क्रिय तत्व भिन्न हो सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर है तो ये 7 अल्फा हेलिक्स का एक बंडल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर 7 अल्फा हेलिक्स का एक बंडल है जो जी प्रोटीन हेटेरो ट्राइमेरिक और 3 अलग अलग उपइकाइयों अल्फा, बीटा और गामा से बना है। जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स को 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन दिए जाते हैं तो ये किस लिए दिए जाते हैं? हाइपोडर्मिक इंजेक्शन है वो आपकी डर्मल त्वचा परत के ठीक नीचे ढीले संयोजी और वसा ऊतकों में दिए जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे इंट्राडर्मल इंजेक्शन एपिडर्मिस के ठीक नीचे डर्मिस में दिए जाते हैं। सभी पेरेंट्रल मार्गों में से इंट्राडर्मल इंजेक्शन में सबसे लंबा अवशोषण समय होता है क्योंकि कम रक्त वाहिकाएं और कोई मांसपेशियों तक नहीं होते। इस प्रकार के इंजेक्शन का उपयोग संवेदनशीलता परीक्षण के लिए किया जाता है क्योंकि रोगी की प्रतिक्रिया को देखना आसान होता है और प्रतिक्रिया की डिग्री का आकलन किया जा सकता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए टीबी और एलर्जी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा लेने या लगाने के किस तरीके में विषाक्तता सबसे कम होती है? तो वो आपकी टॉपिकल अनुप्रयोग में सबसे कम होती है। ये आपका यूपीएनएचएम फार्मासिस्ट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दवा लेने या लगाने के तरीके में सबसे कम विषाक्तता टॉपिकल अनुप्रयोग में होती है। टॉपिकल दवा का उपयोग करने का उद्देश्य सीधे त्वचा के उन क्षेत्रों पर दवा पहुंचाना है जो सूजन, खुजली या संक्रमित हैं, जैसे क्रीम, मलहम, लोशन, पैच या एरोसोल स्प्रे जैसे टॉपिकल दवाओं के कई वर्ग हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम प्रभावी सांद्रता और अधिकतम सुरक्षित सांद्रता के बीच दवा की सांद्रता को क्या कहा जाता है?
तो इसको जो कहा जाता है वो आपका चिकित्सीय सीमा कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। न्यूनतम प्रभावी सांद्रता और अधिकतम सुरक्षित सांद्रता के बीच दवा की सांद्रता को चिकित्सीय सीमा कहा जाता है। इस चिकित्सीय खिड़की के रूप में भी जाना जाता है वह सांद्रता है जहां दवा चिकित्सीय प्रभाव देना जारी रखती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा प्रशासन का कौन सा मार्ग प्रथम पास प्रभाव से गुजरने की सबसे अधिक संभावना है? तो वो ओरल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। मौखिक मार्ग यानी कि ओरल रूट से दवा प्रशासन के प्रथम पास प्रभाव फर्स्ट पास इफेक्ट से गुजरने की सबसे अधिक संभावना है। यह तब होता है जब दवा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के माध्यम से और एंटेरो हिपैटिक परिसंचरण के माध्यम से अवशोषित होती है, क्योंकि दवा सीधे यकृत में अवशोषित होती है जहां यह प्रणालीगत परिसंचरण में स्रावित होने से पहले मेटाबॉलिज्म से गुजरती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सभी दवाएं मौखिक रूप से दी जाती हैं एक को छोड़कर। तो जेंटामाइसिन को छोड़कर सभी दवाएं मौखिक रूप से दी जाती हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जेंटामाइसिन का इंजेक्शन का उपयोग बैक्टीरिया के कारण होने वाले कुछ गंभीर संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक संश्लेषण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों का अंतःशिरा प्रशासन क्या कहलाता है? तो ये कुल पेरेंटल पोषण कहलाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निष्कर्षण अनुपात मान 0 है तो कोई नहीं है, तो कोई उन्मूलन नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निष्कर्षण अनुपात 0 से 1 तक हो सकता है जब निष्कर्षण अनुपात 0 के करीब होता है। तो यह इंगित करता है कि अंग के माध्यम से एकल पास के दौरान अधिकांश दवा उन्मूलन से बच जाती है। कि यदि निष्कर्षण अनुपात मान 0 है तो लगभग कोई उन्मूलन नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पास इफेक्ट यानी कि प्रथम पास प्रभाव उच्च होने के लिए दवा को निम्नलिखित में से किस मार्ग से प्रशासित किया जाना चाहिए? तो ये ओरल मार्ग से प्रशासित किया जाना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा प्रशासन के प्रकार का नाम क्या है जिसमें दवा त्वचा के नीचे ढीले ऊतक में जमा की जाती है, जो नसों द्वारा भरपूर मात्रा में आपूर्ति की जाती है लेकिन कम संवहनी होती है? तो वो आपकी सबक्यूटेनियस है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब दवा को त्वचा और मांसपेशियों के बीच के ऊतक परत में प्रशासित किया जाता है तो इसे दवा का त्वचा के नीचे का प्रशासन कहा जाता है और यह एक संक्रमण के माध्यम से किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बोगीज को किस में डाला जाता है? तो बोगीज को नेजल यानी कि नाक में डाला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बोगीज को नाक में डाला जाता है और बोगी को एंड्रोट्रेचियल इंटुबेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए सीधे श्वास नली में या एक सुप्रांगल लॉटिक एयरवे डिवाइस के माध्यम से डाला जा सकता है। एक बोगीज को तब डाला जाता है जब ग्लोटिस का खुलना दिखाई दे रहा हो लेकिन एंडोट्रेचियल ट्यूब वोकल कार्ड से नहीं गुजरेगी। बोगीज को एंडोट्रेचियल ट्यूब इंट्रोड्यूसर के रूप में भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली और दूसरी ग्रीवा कशेरुकाओं के बीच दिया जाने वाला इंजेक्शन क्या कहलाता है? तो ये इंट्रा सिस्टर्नल इंजेक्शन कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। पहली और दूसरी ग्रीवा कोशिकाओं के बीच दिए जाने वाले इंजेक्शन को इंट्रासिस्टर्नल इंजेक्शन कहते हैं। इसका उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां दवा को सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचना आवश्यक होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सबलिंगुअल रूप में नहीं किया जाता? तो वो आपका नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन के रूप में नहीं किया जाता। सी ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन का उपयोग सबलिंगुअल रूप में नहीं किया जाता। इसे भोजन या दूध के साथ लेना अच्छा है। प्रशासन का मार्ग और खुराक जैव उपलब्धता 80% है, जिसमें नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन का लगभग 25% अपरिवर्तित मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सपोजिटरी आमतौर पर किस में उपयोग के लिए होती है? तो वो आपकी योनि, मलाशय, मूत्रमार्ग
तीनों में होती है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। कौन सी दवाएं रक्त मस्तिष्क बाधा को पार कर सकती हैं? तो वो आपकी लिपिड, घुलनशील और आयनित, ये आपकी मस्तिष्क बाधा को पार कर सकती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। लिपिड घुलनशील गैर दवाएं रक्त मस्तिष्क बाधा को पार कर सकती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दवा का वितरण अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग और स्ट्रोक जैसे न्यूरोलॉजिकल रोगों के उपचार में एक चुनौती बनी हुई है। सीएनएस दवा वितरण में प्रमुख चुनौती रक्त मस्तिष्क बाधा की उपस्थिति है, जो मस्तिष्क पैरेन्काइमा में दवाओं की पहुंच को सीमित करती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो शरीर से दवा के उन्मूलन की दक्षता का वर्णन करता है वह है, तो वह निकासी है, बी ऑप्शन करेक्ट है। फार्माकोलॉजी में निकासी प्लाज्मा की फार्मा का एक फार्माकोकाइनेटिक माप है, जिसमें एक पदार्थ प्रति इकाई समय में पूरी तरह से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब औषधि क्रिया को बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक दवाओं का संयोजन में उपयोग किया जाता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को जो कहा जाता है वो सहक्रियावाद कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। जहां दो या दो से अधिक दवाओं का संयोजन में उपयोग उनके व्यक्तिगत प्रभावों के योग से अधिक औषधि प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका लाभ अक्सर चिकित्सीय प्रभावकारिता को बढ़ाने या व्यक्तिगत दवाओं की आवश्यक खुराक को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय सूचकांक निम्नलिखित का माप है, तो ये सेफ्टी है यानी कि सुरक्षा। चिकित्सीय सूचकांक सुरक्षा का मार्जिन है जो वांछित प्रभाव पैदा करने वाली दवा की खुराक और खतरनाक दुष्प्रभावों के बीच मौजूद होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके जनरल फार्माकोलॉजी फर्स्ट के आपके क्वेश्चन हो गए। अब है आपका बी, जनरल फार्माकोलॉजी सेकंड। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, औषध विज्ञान की कौन सी शाखा औषधि शरीर पर क्या प्रभाव डालती है इसका अध्ययन करती है? तो वो आपकी है फार्माको डायनामिक्स औषधि सतर्कता, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये औषधि शरीर पर क्या प्रभाव डालती है? तो इसमें यह देखा जाता है कि दवा शरीर के रिसेप्टर्स एंजाइम कोशिकाओं के साथ कैसे अंतःक्रिया करती है। यह दवा के मोड ऑफ एक्शन प्रभाव की तीव्रता अवधि को समझने में मदद करता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए बायोडायनामिक तैयारियों में निम्नलिखित में से कौन सा घटक अक्सर शामिल होता है? तो वो आपका जानवरों के गोबर से बनी खाद शामिल होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडीएम कब इंगित किया जाता है? तो ये चिकित्सा की शुरुआत में इंगित किया जाता है। ये आपका DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चिकित्सा की शुरुआत में जब संकीर्ण चिकित्सीय सूचकांक या परिवर्तनीय फार्माकोकाइनेटिक्स वाली कुछ दवाओं को शुरू किया जाता है तो एक रोगी के लिए इष्टतम खुराक स्थापित करने और शुरुआत से ही चिकित्सीय स्तर सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। टीडीएम चिकित्सा की शुरुआत में इंगित किया जाता है ताकि एक प्रभावी और सुरक्षित प्रारंभिक खुराक स्थापित करने में मदद मिल सके, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोडायनेमिक्स में निम्नलिखित का अध्ययन शामिल है? तो ये दवा क्रिया के तंत्र का अध्ययन शामिल है, ए ऑप्शन करेक्ट है। फार्माकोडायनेमिक्स दवा के आणविक जैव रासायनिक और शारीरिक प्रभाव या क्रियाओं का अध्ययन है। यह ग्रीक शब्दों में फार्माकोन जिसका अर्थ है दवा और डायनामिक कोष जिसका अर्थ है शक्ति से आता है। सभी दवाएं आणविक स्तर पर जैविक संरचनाओं या लक्ष्यों के साथ परस्पर क्रिया करके अपने प्रभाव उत्पन्न करती हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फार्माकोडायनामिक में शामिल हैं? तो आपका ये आपका 3 बार पूछा, 2024 में, 23 में और 2020 में। तो ये जो शामिल है वो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि क्रियातंत्र शामिल है, डी ऑप्शन करेक्ट है। फार्माकोडायनेमिक में क्रियातंत्र क्रियाओं में शामिल है दवा का उन्मूलन, दवा का उत्सर्जन और दवा का अवशोषण। ये सभी फार्माकोकाइनेटिक्स के भाग हैं जो इस बात का अध्ययन करता है कि शरीर दवा के साथ साथ क्या क्या करता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया किसके कारण नहीं होती? तो वो आपकी दवा परिवर्तन के कारण नहीं होती, ड्रग चेंज के कारण नहीं होती। प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया को औषधि उत्पाद के उपयोग से संबंधित हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होने वाली
होने वाली हानिकारक या अप्रिय प्रतिक्रिया परिणाम स्वरूप होने वाली हानिकारक या अप्रिय प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अन्य दवा की क्रिया अन्य दवा द्वारा सुगम या बढ़ाई जाती है तो घटना को कहा जाता है। तो घटना को सहक्रियावाद कहा जाता है। सी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब एक दवा की क्रिया दूसरी दवा द्वारा सुगम या बढ़ाई जाती है तो इसे सिनर्जिज्म कहा जाता है, इसे पोटेंशिएशन भी कहा जाता है। पहला पॉइंट है, विरोधी यह तब होता है जब एक दवा दूसरी दवा के प्रभाव को कम करती है। सहनशीलता तब वह स्थिति में होती है जब किसी दवा की सामान्य खुराक धीरे धीरे कम प्रभावी होने लगती है। और टैचिफाइलैक्सिस यह सहनशीलता का तीव्र रूप है जहां दवा की पहली खुराक के बाद बहुत तेजी से प्रभाव कम हो जाता है। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोडायनेमिक्स किसका अध्ययन है। तो फार्माकोडायनामिक्स जो अध्ययन है वो आपका दवा शरीर के साथ क्या करती है, इसका अध्ययन है। दवा शरीर पर क्या प्रभाव और कार्यप्रणाली का अध्ययन है। दवाएं आणविक, सेलुलर और शारीरिक स्तर पर लक्ष्य अंगों और ऊतकों के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं जिससे चिकित्सीय और प्रतिकूल प्रभाव पैदा होते हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बुखार के इलाज के लिए रेक्टल सपोजिटरी का उपयोग किया जाता है तो यह किस प्रकार की दवा वितरण का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये एंट्रल और प्रणालीगत दवा वितरण का प्रतिनिधित्व करेगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। जब बुखार के इलाज के लिए रेक्टल सपोजिटरी का उपयोग किया जाता है तो इस शरीर में दवा वितरण के एंट्रल प्रणालीगत तरीके का प्रतिनिधित्व करेगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोडायनेमिक्स में निम्नलिखित का अध्ययन शामिल है। तो वो आपका जो शामिल है वो आपका दवा क्रिया के तंत्र, ए ऑप्शन सही है। फार्माकोडायनेमिक्स दवाओं के जैव रासायनिक और शारीरिक प्रभावों और उनकी क्रिया के तरीके का अध्ययन है जिसमें उनकी क्रिया और प्रभाव का उनकी रासायनिक संरचना के साथ संबंध शामिल है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दवा को प्रभावी सांद्रता या स्थिर अवस्था स्तर तक पहुंचने में लगने वाला समय किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है शरीर में अवशोषण की दर पर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसी दवा को प्रभावी सांद्रता या स्थिर अवस्था स्तर तक पहुंचने में लगने वाला समय शरीर में उसके अवशोषण की दर पर निर्भर करता है। स्थिर अवस्था तक पहुंचने और बनाए रखने के लिए आवश्यक खुराक दवा निकासी दर पर निर्भर करती है जो बदले में रोगी की जनसांख्यिकी को प्रभावित करती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चिकित्सीय दवा अंतरक्रिया से संबंधित नहीं है। तो आपका सहक्रियावाद, व्यसन, विरोध, ये तीनों हैं लेकिन आपका ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका अंतःक्रिया से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मार्ग में दी गई दवा के लिए प्रथम पास यकृत मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। तो वो आपका ओरल मार्ग से दी गई दवा के लिए फर्स्ट पास यकृत मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। मौखिक मार्ग से दी गई दवा के लिए प्रथम पास फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। जब कोई दवा मौखिक रूप से ली जाती है तो वह पेट और आंतों में अवशोषित होने के बाद रक्त प्रवाह में प्रवेश करने से पहले पोर्टर शिरा के माध्यम से यकृत से होकर गुजरती है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही था वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित चिकित्सीय आधार पर एक ही समय में न्यूनतम 4 से 10 दवाओं का सेवन क्या कहलाता है। तो ये पॉलीफार्मेसी कहलाता है। पॉलीफार्मेसी एक छत्र शब्द है जिसका उपयोग रोगी द्वारा अपनी स्थितियों के लिए कई दवाओं के साथ उपयोग का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सबसे आमतौर पर इसे नियमित रूप से 5 या अधिक दवाओं लेने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन के प्रशासन का मार्ग क्या है। तो इसका मार्ग इंट्राडर्मल है। डी ऑप्शन करेक्ट है। बेसिल कैलमेट ग्यूरिन तपेदिक रोग के लिए एक टीका है। इसे बाएं ऊपरी वाम इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में इंट्राडर्मल रूप से प्रशासित किया जाता है। यह विशेषकर बच्चों में गंभीर रूपों जैसे टीबी, मेनिंजाइटिस और मिलियरी टीबी से बचाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वह खुराक रूप जिसमें दवाओं वाले तरल को मलाशय में रखा जाता है
ताकि दवाएं स्थानीय रूप से या व्यवस्थित रूप से कार्य कर सकें। तो वो आपका रिटेंशन एनीमा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका केरला पीएससी फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब दवाएं वाले तरल को मलाशय में कुछ समय के लिए रोक के रखा जाता है ताकि दवाएं स्थानीय रूप से या व्यवस्थित रूप से कार्य कर सकें, तो इस खुराक के रूप को रिटेंशन एनीमा कहते हैं। इसका उद्देश्य दवा को मलाशय की श्लेष्म झिल्ली द्वारा अवशोषित होने देना है, जिससे यह सीधे मलाशय और निचले आंतों पर कार्य करें या रक्त प्रवाह में प्रवेश करके पूरे शरीर में वितरित हो जाएं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलन पैदा करने वाली दवाएं किसके द्वारा नहीं दी जाती? तो ये चमड़े के नीचे नहीं दी जाती। जलन पैदा करने वाली दवाएं त्वचा के नीचे यानी चमड़े के नीचे यानी कि त्वचा के नीचे नहीं दी जाती, क्योंकि वे दर्दनाक होती हैं और ऊतक परिगलन का कारण बन सकती हैं। और हाइपोडर्मोलाइसिस त्वचा के नीचे के इंजेक्शन का एक रूप है जो बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ जैसे कि आइसोटोनिक सलाइन या ग्लूकोज घोल के धीमी गति से प्रशासन की अनुमति देता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत निवास समय अंतःशिरा बोलस खुराक के कितने प्रतिशत को समाप्त करने का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये 63.2% को समाप्त करने का प्रतिनिधित्व करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो एक दवा अणु पेश किए गए गतिज स्थान में बिताता है, यह इनपुट के स्थल और उन्मूलन के स्थल पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा प्रशासन के इंट्रामस्क्यूलर मार्ग की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? तो ये तैली यानी कि ऑयली घोल इंजेक्ट किए जा सकते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन विशिष्ट रूप से चयनित मांसपेशियों में गहराई तक दवाएं पहुंचते हैं। मांसपेशियों में अच्छी तरह रक्त आपूर्ति होती है, जो रक्त प्रवाह में दवा के अपेक्षाकृत तेजी से अवशोषण की अनुमति देता है। दवा प्रशासन के इंट्रामस्कुलर मार्ग की महत्वपूर्ण विशेषता है कि तेली घोल इंजेक्ट किए जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दवा जो एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त एगोनिस्ट के विपरीत दिशा में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक रिसेप्टर को सक्रिय करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इनवर्स एगोनिस्ट कहा जाता है, यानी कि व्युत्क्रम एगोनिस्ट। डी ऑप्शन करेक्ट है। एगोनिस्ट एक दवा है जो मस्तिष्क में कुछ रिसेप्टर्स को सक्रिय करती है। प्रतिपक्षी एक दवा है जो ओपियोइड रिसेप्टर्स से जुड़े बिना उन्हें सक्रिय करके ओपियोइड को अवरोध करती है। प्रतिपक्षी कोई ओपियोइड प्रभाव नहीं डालते और पूर्ण एगोनिस्ट ओपियोइड को अवरोध करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर चयनात्मक बीटा ब्लॉकर के साथ निर्धारित बीटा 2 एगोनिस्ट द्वारा कम ब्रोंकोडायलेशन उदाहरण है। तो ये उदाहरण है आपका फार्माकोडायनेमिक दवा अंतःक्रिया है। गैर चयनात्मक बीटा ब्लॉकर बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स दोनों को अवरुद्ध करता है, जिससे बीटा 2 एगोनिस्ट के ब्रोंकोडायलेशन प्रभाव का प्रतिरोध हो सकता है। यह अंतःक्रिया रिसेप्टर स्तर पर होती है और दवा की इच्छित शारीरिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। इसे फार्माकोडायनेमिक दवा अंतःक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीआर में असामान्य और अप्रत्याशित दवा प्रभावों को किसके रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपका विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। इडियोसेंक्रेसी के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका एमपीएससी फार्मासिस्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में असामान्य और अप्रत्याशित दवा प्रभावों को विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। यह एक अप्रत्याशित और असामान्य दवा प्रभाव है जो खुराक से संबंधित या एलर्जी से संबंधित नहीं होती। अक्सर व्यक्तियों में आनुवंशिक या मेटाबॉलिज्म संबंधी भिन्नताओं के कारण होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, टीडीएम का तात्पर्य क्या है? तो टीडीएम का तात्पर्य है चिकित्सीय दवा निगरानी, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, यानी कि चिकित्सीय दवा निगरानी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह रोगी के रक्त प्रवाह में निरंतर सांद्रता बनाए रखने के लिए निर्दिष्ट अंतराल पर विशिष्ट दवाओं को मापने का नैदानिक अभ्यास है। इस तरह यह व्यक्तिगत खुराक व्यवस्था को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका
जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमालजुमाब इस प्रकार कार्य करता है, तो वो आपका आईजीई को निष्क्रिय करना इस प्रकार कार्य करता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही दवा चुनें जो आनुवांशिक रूप से निर्धारित असामान्य प्रतिक्रिया का कारण बनती है, तो वो आपकी बारबीटूरेट्स है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका TNMRV फार्मासिस्ट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। बारबीटूरेट्स को इडियोसिंक्रेसी की प्रतिक्रियाओं का कारण माना जाता है जो आनुवांशिक रूप से निर्धारित असामान्य प्रतिक्रियाएं हैं। ये प्रतिक्रियाएं अप्रत्याशित और आनुवांशिक अंतर के कारण व्यक्तियों के बीच काफी भिन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण में असामान्यताएं पैदा करने की दवा की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसे टेराटोजेनिसिटी कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी हानिकारक परिवर्तन जो किसी दवा के कारण होने का संदेह है जो मनुष्यों में सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली खुराक पर होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया कहा जाता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टखने की एडिमा एक प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव है, तो ये आपका निफेडिपिन है। निफेडिपिन एक कैल्शियम चैनल अवरोधक एक प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव के रूप में टखने की एडिमा का कारण बनने के लिए जाना जाता है। यह कोशिकाओं के आसपास के ऊतकों में द्रव रिसाव के कारण होता है जिससे सूजन होती है। दूसरी ओर कैप्टोप्रिल एक ACE अवरोधक इस दुष्प्रभाव का कारण बनने की संभावना कम है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। आज की क्लास आपकी यही कंप्लीट होती है जो आपकी जनरल फार्माकोलॉजी सेकेंड की थी। तो इस क्लास में आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।